नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर आप देख रहे हैं और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। आज हम आपको इस विशेष कार्यक्रम में 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देख लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा की। वहीं दूसरी खबर हम आपको बताएंगे कांग्रेस का वो प्लान जिसमें कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर बड़ा दांव चलने वाली है। तीसरी और चौथी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। वहीं पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी सिवनी की, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आधिकारिक तौर पर इस त्रासदी में 15 लोगों के मरने की बात कही जा रही है। सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 200 लोगों के लापता होने की आशंका जताई। ऐसे में तपोवन के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे मजदूरों की सांस अधर में लटकी हुई है। यहाँ 2 सुरंगें हैं। इन सुरंगों में से 30 से 35 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। इन 2 सुरंगों में से छोटी सुरंग में से लगभग सभी मजदूर बाहर आ चुके हैं, लेकिन बड़ी सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में ही असली समस्या सामने आ रही है। यहाँ बड़ी सुरंग करीब 2.5 किलोमीटर लंबी है। चूंकि सिल्ट की वजह से इन सुरंगों के मुहाने तक पहुंच पाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ बचाव कर्मी रस्सियों के सहारे इनके अंदर पहुंच रहे हैं। इस बड़ी सुरंग में इसी वजह से मशीनों की मदद से भरी हुई गाद और सिल्ट की सफाई नहीं हो पा रही है। इस सुरंग में फंसे मजदूर किस हालत में होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों ने जिस तरह से सुरंग के एक-एक कर कई मजदूर को बाहर निकाला है, उससे साफ पता चलता है कि अभी भी जो मजदूर फंसे हैं उनके पास बहुत समय नहीं है। तो उत्तराखंड में आई इस त्रासदी के बाद काफी नुकसान की आशंका तो है ही, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं 200 लोगों के लापता होने की खबर है। इसके अलावा भी जिस तरह से खबर सामने आई कि सुरंगों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और अभी भी जो फंसे हुए हैं उनको निकालने में बड़ी मशक्कत हो रही है। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव बने हुए हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। कितना समय और लग सकता है वैभव, आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से मशीनें लगी हुई हैं, मजदूर भी रस्सियों का सहारा लेकर सिल्ट में जा रहे हैं और वहां से दूसरे मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है, ये इससे नुकसान का तो कोई पता नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी जो मजदूर फंसे हुए उनको निकालने की संभावनाएं हैं, किस तरह से निकाला जाएगा आगे? ग्लेशियर टूटने से जो आपदा आई है वो अपनी आप अपनी स्थिति को भयावह कर रही है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर शाम जल्दी हो जाती है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर बहुत सारी सुरंगें हैं, तपोवन प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, इसके साथ ही ऋषि पावर प्रोजेक्ट भी वहाँ पर चल रहा था। 200 से ज़्यादा मजदूरों की अभी भी लापता होने की खबर है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी 15 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। और लेकिन जो जानकारी मिली है, चाहे एनडीआरएफ के अधिकारी हों, एसडीआरएफ के अधिकारी, वो यही कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में शाम बहुत जल्द हो जाती है। जो सुरंगें हैं जहाँ पर से मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकालना है, वहाँ पर सिल्ट बड़ी मात्रा में जमा हो गई। ऐसे में सिल्ट को हटाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा और धीरे धीरे जो सैलाब आया था, सैलाब अपने साथ उसके सामने जो भी आया उसको अपने साथ लेकर बाहर ले गया। क्योंकि तपोवन प्रोजेक्ट की जो तस्वीरें सैटेलाइट के माध्यम से भी देखने को मिली हैं, जब ग्लेशियर टूटने की जो पहले की तस्वीरें हैं तो उसमें देखने को मिला कि मलबा बहुत सारा है और सप्तऋषि जो प्रोजेक्ट भी चल रहा था, तपोवन प्रोजेक्ट भी चल रहा था, बड़ी संख्या में वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे। तो आधिकारिक तौर पर केवल संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोग लापता हैं, 200 से ज़्यादा मजदूर लापता हैं। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होने की शुरुआत हुई, क्योंकि 6 साल पहले के जो प्राकृतिक आपदा हमने देखी थी, जो कि केदारनाथ में आई थी, वहाँ पर भी शुरुआत में जो संख्या थी वो बहुत कम बताई जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर स्पष्ट होना शुरू हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलना शुरू हुए, तो जो संख्या थी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती गई थी। क्योंकि जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो अपने खेतों पर काम कर रहे थे और लोगों के पास जानकारी बहुत लेट पहुँच पाई, क्योंकि एकदम से ग्लेशियर टूटा और जो गंगा नदी है उसका जो जल बहाव होता है, जो जल स्तर होता है, उसमें तेज़ी से इजाफा हुआ। तो बहुत मुश्किलों का सामना इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम कर रही है। सेना भी लगी हुई है, वायुसेना भी लगी, इसके साथ ही
आईटीबीपी के जवान भी लगे हैं। कोशिश यही है उत्तराखंड में कि जल्द से जल्द जो लोग मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो पुल होते हैं जिसके माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जब ये सैलाब आया ग्लेशियर टूटने से तो उसने 12 से 13 पुलों को भी वहाँ से साफ कर दिया, तोड़ दिया, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इमीडिएट कह सकते हैं कि पुल बनाए जा रहे हैं ताकि नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाया जा सके और दूसरे छोर पर भी जो लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करके समय रहते उनकी जान को बचाया जा सके। बिल्कुल 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 वैभव, आप बने रहे हमारे साथ। उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे जहाँ पर जो आपदा आई है, जो त्रासदी आई है, इससे पहले की जो तस्वीर थी वो केदारनाथ में भी हमने देखी थी, किस तरह से मंदिर पूरा का पूरा समा गया था उस बाढ़ के अंदर। और अभी भी इसी तरह की चिंताएं क्योंकि शुरुआत में उस समय भी आंकड़े बहुत कम बताए गए थे, लेकिन बाद में जो खुलासा वो डराने वाला था। और अभी भी इसी तरह के कुछ संकेत हैं, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे कि जो भी लोग वहाँ फंसे हैं उन्हें सही सलामत जो SDRF NDRF की टीमें हैं वो निकाल लें। आगे बढ़ते हैं। सत्ता हाथ से फिसलने और उपचुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब निकाय चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस निकाय चुनाव को भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़ेगी, जिसमें बड़े नेता भी शिरकत करेंगे जो पार्टी के प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी स्थानीय स्तर पर वचन पत्र लाने की भी तैयारी कर रही है। 10 फरवरी को PCC चीफ कमलनाथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसमें प्रभारियों से प्रत्याशियों को लेकर रिपोर्ट मांगी जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि पार्टी अलग अलग निकाय के लिए अलग अलग वचन पत्र जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जिला संगठन से निकायवार जानकारियां मांगी जा रही हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना चाहती है, जिनसे आए दिन लोगों को जूझना पड़ता है। कांग्रेस अपने वचन पत्र में स्थानीय समस्याओं को शामिल करने की तैयारी में है। इसे अंतिम रूप प्रदेश स्तर पर दिया जाएगा और विमोचन निकायवार होगा। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने कमलनाथ इसको लेकर बैठक कर सकते हैं। वहीं प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन कांग्रेस इसे आर पार की लड़ाई के लिए अपने विधायकों को योद्धा की तरह तैयार भी कर रही है। कांग्रेस संगठन अपने विधायकों को राजनीतिक प्रबंधन के गुर सिखाएगा। इसके लिए प्रदेश के किसी पर्यटन स्थल पर 2 दिन की क्लास लगाई जाएगी। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस विधायक भी प्रशिक्षण लेंगे, जिसका पूरा सिलेबस भी तैयार कर लिया गया है। कमलनाथ के साथ चर्चा में नेताओं ने खजुराहो में प्रशिक्षण कराने का सुझाव भी दिया है। और चलिए इस खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां से वैभव गुप्ता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तो अब कांग्रेस का भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। कमलनाथ जी गुरु होंगे, सिलेबस पूरा है और तारीखों का भी अभी तारीखों का पता नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि खजुराहो जगह चुनी गई है जहां पर बैठक हो सकती है। कुल मिलाकर 2023 का लिटमस टेस्ट ऐसे देखा जाएगा वैभव, और उसी तर्ज पर तैयारी कांग्रेस कर रही है, यानी अब नहीं तो कभी नहीं। कांग्रेस 2023 की तैयारियों में जुटी है और 2023 की तैयारियों से पहले कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में जाना चाहती है। फॉर्मेट वही है जो हमने उपचुनाव में देखा था। जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस ने हर विधानसभा के लिए एक अलग से वचन पत्र लेकर आई थी, इसके साथ ही एक वचन पत्र और भी था कांग्रेस का, जो कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस वचन पत्र लेकर आई थी। हालांकि वो वचन पत्र पुराना था। नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने यही रणनीति अपनाई कि हर निकाय की चूंकि समस्याएं अलग होती हैं और स्थानीय मुद्दों पर नगरीय निकाय के चुनाव लड़े जाते हैं, तो प्रभारियों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है कांग्रेस के द्वारा। और लगातार जो दावेदार हैं वो टिकट को लेकर अपने बायोडाटा प्रदेश स्तर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि जिलों के जो प्रभारी रहेंगे, जो नाम संगठन तक भेजेंगे, प्रदेश स्तर तक भेजेंगे, केवल उन्हीं नामों पर विचार किया जाएगा। तो कमलनाथ एक तरीके से इस युद्ध को आखिरी युद्ध मान के चल रही हैं। ऐसी खबरें आई थी कि कमलनाथ जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस को हार हासिल हुई थी, दिल्ली में भी कमलनाथ की ज़रूरतें बताई जा रही थी, कमलनाथ दिल्ली जा सकते थे, कमलनाथ दिल्ली नहीं गए। अब हम दूसरी बात करते हैं, कांग्रेस अपने विधायकों को पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिखाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से कांग्रेस के बड़े नेता आएंगे और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों को पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिखाएंगे। मध्य प्रदेश के भी जो दिग्गज नेता हैं वो भी इस शिविर में शामिल होंगे। पहले पचमढ़ी और मांडू को लेकर बात सामने आई थी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने की जो रजामंदी है वो खजुराहो पर बनती हुई नजर आ रही है। 22 फरवरी को कांग्रेस की विधायक दल की बैठक है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि कांग्रेस का पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो कि 2 दिवसीय शिविर रहेगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस इसलिए इतनी
तैयारी कर रही है, क्योंकि 2023 के जब चुनाव होंगे तब कांग्रेस के पास ये जो तैयारी हो जाएगी नगरीय निकाय चुनाव की, वो तैयारी एक्स्ट्रा रहेगी। उस आधार पर कांग्रेस अपने वचन पत्र को तैयार करेगी, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर जब चुनाव लड़ाया जाता है तो स्थानीय स्तर पर अगर आप दिल्ली से किसी नेता को लेकर आएंगे और उससे चुनाव प्रचार कराएंगे तो शायद वो उस मुद्दों को बेहतर तरीके से पकड़ ना सके, क्योंकि बुनियादी समस्याएं होती है, नाली की समस्या होती है, राशन की समस्या होती है, कई बार इमारतों की समस्या होती है, और जो दिल्ली से जो नेता आएगा वो शायद इन समस्याओं को ठीक ढंग से समझ ना सके। तो कांग्रेस के लिए शायद अगर ये फैसला कांग्रेस लेती है कि दिल्ली से आए नेता कांग्रेस में नगरीय निकाय चुनावों के लिए प्रचार करेंगे, तो ये उनके लिए मुसीबतें भी खड़ी कर सकता है। हालांकि सूत्रों से ही इस संबंध में पूरी जानकारी मिल रही है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि नगरीय निकाय चुनावों को लेकर स्थानीय स्तर पर जरूर एक विमोचन किया जाएगा वचन पत्र का। इसके साथ ही एक और वचन पत्र आएगा जो कि स्टेट लेवल का वचन पत्र होगा, जिसमें स्टेट की समस्या पर चर्चा की जाएगी, जिसमें निकाय की जो बड़ी समस्याएं होती हैं, चाहे वो फंड की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, उन पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, भले ही पॉलिटिकल मैनेजमेंट सिखाने की बात हो या कोई अन्य पहल, लेकिन होगा तो वही जो वोटर चाहेगा। आप बने रहिए वैभव हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे बातचीत करने की कोशिश होगी। कोरोना महामारी का दौर वर्ष 2020 में भले ही बुरा बीता हो, लेकिन 2021 का दौर सुखद शुरुआत लेकर आया है। जनवरी में देश को कोरोना की 2 वैक्सीन मिली। फरवरी के पहले हफ्ते में एक और अच्छी खबर आ गई। रविवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक भी मरीज जान से नहीं मरा, यानी कि कोरोना की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये जानकारी स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा जारी स्टेट हेल्थ बुलेटिन से मिली है। 25 मार्च 2020 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है जब प्रदेश में एक भी कोविड से मौत नहीं हुई। बीते 11 महीने से हर दिन कोई ना कोई मरीज इस संक्रमण से मौत के कगार पर जा रहा था, मौत हो रही थी उनकी। कई बार ऐसे मौके भी आए जब एक मौत हुई, लेकिन 0 मौत का आंकड़ा पहली बार आया है। 52 में से 22 जिले ऐसे हैं जहां एक भी संक्रमित नहीं मिला। ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां 1 या 2 संक्रमित ही सामने आए, जबकि प्रदेश में अभी हर दिन 15,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल जांचे जा रहे हैं। हालांकि एक्टिव केस अभी सभी जिलों में हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा है, 625 मरीज भर्ती हैं। आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना से पहली मौत उज्जैन में 25 मार्च को हुई थी। अब तक प्रदेश में 3,820 लोग जान गंवा चुके हैं। बीते साल सितंबर का महीना कोरोना संक्रमण का सबसे बुरा दौर था। तब प्रदेश में सर्वाधिक 922 मौतें हुई थी और 64,082 संक्रमित मिले थे। हालात अब एकदम कह सकते हैं अलग हैं। भोपाल के कोविड अस्पताल में बेड खाली पड़े हैं। सितंबर में रहने वाले 8 से 10% की संक्रमण दर अब सिमटकर 1.1% रह गई है। तो अच्छी खबर आज की ये है कि आज एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई। वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक शॉर्ट में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वैभव, अच्छी खबर है, लेकिन इसी तरह से जैसे कि हमने अभी मेंटेन किया, हम कोरोना से बच रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं, यही वजह तो है कि अब लोगों का संक्रमण का आंकड़ा भी कम हो गया है, मौत भी नहीं हुई। बिल्कुल, 13 महीने बाद आखिरकार वो रविवार आ ही गया जिसका इंतज़ार हम पिछले 13 से 14 महीने से कर रहे थे। वो रविवार अपने आप में खास इसलिए था कि इस रविवार के दिन एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ की जानकारी सामने नहीं आई। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाता है जिसमें बाकायदा आंकड़े दिए जाते हैं कि कितने टेस्ट किए गए, कितने लोगों की जान गई और कितने एक्टिव केस वर्तमान में है। लेकिन जो कल कोरोना का बुलेटिन जारी हुआ उसमें एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया और मौतों की संख्या भी बेहद कम नजर आई। कोरोना के जो संक्रमण की दर की बात की जाए वो 1.1% रह गई, लेकिन अभी भी हमें सतर्क रहना है क्योंकि कोरोना के वैक्सीनेशन का सेकंड फेज़ की शुरुआत हुई है जहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। तो जब तक वैक्सीन आपको नहीं लग जाती तब तक मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग ही आपका बचाव है। लेकिन सबसे अच्छी खबर जो सामने आ रही है कि कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी, दूसरे देशों के द्वारा भी उस अभियान को सराहा जा रहा है और ये कह सकते हैं कि समाज के बेहतर प्रयास हैं, सरकारों के बेहतर प्रयास हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इसके साथ ही राजस्व अधिकारी जो होते हैं, सब ने मिलजुल कर जो प्रयास किए, उन प्रयासों का जो नतीजा सामने आया है कि अब कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या भी तेज़ी से कम हो रही है। कोरोना के जो अस्पताल हैं वो भी खाली पड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से वर्तमान में लोग एक साथ रहकर काम कर रहे हैं, कोरोना को लेकर सतर्क भी हैं, अगर इसी तरीके से काम करते रहेंगे तो कोरोना पर जल्द ही हम जीत हासिल कर लेंगे। चलिए, बने रहिए बाबा हमारे साथ।
अगली खबर की ओर हम रुख कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का अब दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। इसमें प्रदेश के 2.81 लाख यानी करीब 3 लाख लोग, भोपाल के 26,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को रखा गया है। भोपाल में फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या 26,000 है। इनमें 16,000 पुलिसकर्मी, 5,000 नगर निगम, 3,000 से ज्यादा रेवेन्यू और 2,000 से ज्यादा पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत भोपाल संभागायुक्त कवेंद्र कियावत, कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी वैक्सीनेशन लिया है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण मध्य प्रदेश में पूरा हो चुका है। इसमें 24,228 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया था, जबकि कोविड ऐप पर 36,529 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कराया गया था। और चलिए, वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी हमें जानकारी देने के लिए। तो लगातार हमने देखा कि किस तरह से पहला चरण सफल हुआ। वैभव, दूसरे चरण की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें डीआईजी साहब, कलेक्टर साहब ने भी वैक्सीनेशन लेकर ये संदेश दिया कि जैसे पहले जो अफवाहें फैली थी कि ये हो जाएगा टीका लगने से, वैसा हो रहा है। ये तमाम तरह की अफवाहों को दरकिनार करते हुए हमारे हेल्थ वर्कर्स ने भी उसे प्रायोरिटी बेस पर लेकर वैक्सीनेशन लिया और अब हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी आगे आ गए हैं। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको अगर हम जीत रहे हैं तो उसमें केवल योगदान डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है, लेकिन इसके बाद की जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, राजस्व के अधिकारी होते हैं, नगर निगम, पुलिस प्रशासन, इसके साथ ही जिला प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। 2,81,000 ऐसे अधिकारी कर्मचारी थे जिन्होंने कोरोना काल में शहर की सड़कों पर रहकर, गाँव की सड़कों पर रहकर लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, आपके लिए हम सड़कों पर हैं। तो ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज से कोरोना वैक्सीनेशन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। अभियान का दूसरा चरण है। तीसरे चरण जब अभियान का शुरू होगा तब 50 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आज इस अभियान की शुरुआत राजधानी भोपाल में की गई, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की अगुवाई में, कह सकते हैं कि देखरेख में, संभागायुक्त कविंद्र कियावत, इसके साथ ही भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया, डीआईजी इरशाद वली को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों के साथ ही अन्य अधिकारियों को वैक्सीनेशन करके सरकार ये संदेश देना चाहती है कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व ज़रूर हैं वर्तमान में समाज में, वो कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। तो सरकार फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाकर ये संदेश भी देना चाहती है और बताना भी चाहती है कि कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। जब आपका नंबर आए, आप कोरोना की वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर को डेवलप कीजिए। तो कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज़ की जब शुरुआत होगी है तो पूरे मध्य प्रदेश में, हम भोपाल की बात करें तो करीब 14 से 15,000 फ्रंटलाइन वर्कर है जिनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में 2,81,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, ताकि आने वाले समय में जब कोरोना का थर्ड फेज शुरू होगा, ये वर्कर दूसरे लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि जागरूक कर सके, उनसे अपील कर सके कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप ही कोरोना की वैक्सीन लगाकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए। तो कोरोना को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे, जहां पर आप देखिए अब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। पहला चरण सक्सेसफुल रहा, अब दूसरे चरण में हमारे ऑफिसर्स सामने आ गए हैं। जैसे कि वैभव भी बता रहे थे कि जब तक आपको वैक्सीनेशन नहीं लगता है तब तक आपको इम्यूनिटी बढ़ाने पर और कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग तो करना है, और इसे आप आदत ही बना लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि कुछ और बीमारियां भी हैं, चाहे आपको कोल्ड हो, इस तरह के जर्म्स भी आपको परेशान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीराजपुर के बाद सिवनी जिले में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है। जिले के आदेगांव थाना पुलिस ने धर्मांतरण के लिए मजबूर करने वाले 4 लोगों पर मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आदिवासी परिवार के लोगों का धर्मांतरण कराने का प्रयास करने वाले फरार 4 आरोपितों की तलाश की जा रही है। मामला आदेगांव थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मछवाड़ा के सिमरिया गांव का है। प्रार्थी की शिकायत है, माफ कीजिए, जो शिकायत करता है प्रार्थी हैं, उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपित जोएल पास्टर और अन्य 3 साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रविवार को सिमरिया में एक मकान में जोएल पास्टर और उसके अन्य 3 साथियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया था। वहीं ग्रामीणों के मुताबिक जोएल पास्टर द्वारा लखनादौन में रहकर क्षेत्र के भोले भाले आदिवासियों को इलाज के पैसे का लालच देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा था। आदिवासी लोगों की मदद करने के नाम पर जोएल पास्टर ने सिमरिया गांव निवासी के घर आना जाना शुरू किया था। बाद में
मतांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था, धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आपको बता दें, इससे पहले अलीराजपुर जिले में भी धर्मांतरण का मामला सामने आ चुका है। हिंदू युवा जनजाति संगठन ने उदयगढ़ थाना क्षेत्र में धर्मांतरण करने वाले और धर्मांतरण करवाने वालों को पकड़ा है। कल दिनांक 6/2/2021 की शाम को सुमतलाल पिता सियाराम निवासी ग्राम सिमरिया का थाना उपस्थित आकर एक लिखित शिकायत पेश किया है कि इसकी 2 बच्चियों की तबीयत खराब थी। तो जोएल पास्टर निवासी लखनऊ उनका बताया जा रहा है, उसके द्वारा इसकी बच्चियों की झाड़ फूक कर रहा था और इन्हें हिंदू धर्म बदलकर ईसाई धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट पर थाना आदेगांव में धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। कुल कितने आरोपी थे सर? कितने लोग थे सर? जोएल के साथ कल घटना दिनांक को 3 और अन्य व्यक्ति आए थे, जिनका नाम प्रार्थी नहीं जानता है। और चलिए खबर पर और जानकारी लेंगे। आदेश संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अलीराजपुर से। आदेश, बताइए क्या कुछ मामला है? धर्म स्वतंत्र अध्यादेश के तहत जो लोग धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़ने की अब कोशिश की जा रही है। कार्रवाई कहां तक पहुंची है और किस तरह से धाराओं में मामला दर्ज किया गया? जी पारुल जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। यह पूरा मामला सिवनी जिले के आदेगांव थाना अंतर्गत का है, जहां पर पुलिस ने अभी मामला दर्ज किया है और जो 4 आरोपी फरार है उनकी तलाश की जा रही है। धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 5 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है पारुल जी। जी, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। जो पास्टर है उन्हें अभी तक पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? जी पारुल जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आदेगांव थाने से 2-3 टीमें आसपास के जिलों में भी इन लोगों की तलाश कर रही है और इससे पहले भी दूरा सिवनी थाने के अंतर्गत भी इससे पहले धर्मांतरण का पहला मामला आ चुका है जिले से। यानी पूरा प्री प्लान तरीके से करने की कोशिश की जाती है। पहले फंसाते हैं, भंडारा करते हैं, मदद करने के नाम पर आगे आते हैं और फिर बाद में दबाव बनाते हैं। इस तरीके के दबाव से, इस तरीके की मदद से लोगों को बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया देश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अलीराजपुर के सिवनी की हम बात कर रहे हैं। धर्मांतरण का मामला यहाँ सामने आया, जिसके बाद अब पुलिस जो आरोपित हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। जगह जगह टीमें तैनात कर दी गई हैं। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।